हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी, बिहार एस्टेट और झारखंड के लिए होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु को किसके इस्तेमाल से दिखाया जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु यानी कि जो ट्रांसपेरेंट वस्तु होती है ना, उसको किसके यूज के द्वारा यानी कि किसके इस्तेमाल करके आपको दिखाया जा सकता है। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है मूवी प्रोजेक्टर, सेकेंड ऑप्शन है एफडीएस्कोप, थर्ड ऑप्शन है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर एंड लास्ट ऑप्शन है आपका स्लाइड प्रोजेक्टर। तो आप लोग को ये बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें। तो क्या दिया हुआ है, स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु। तो जो भी हम अपारदर्शी वस्तु को देखने के लिए यूज करते हैं वो हम किसका यूज करते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर का। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पूछा हुआ है आप लोगों से, पोस्टर में ए बी सी का अर्थ है। क्या पूछा है, पोस्टर दिया हुआ है उसमें ए बी सी का आप लोगों से अर्थ पूछा है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्यान आकर्षण, संक्षिप्त व स्पष्ट। फिर सेकंड ऑप्शन है आपका ध्यान आकर्षण, बड़ा व स्पष्ट। थर्ड ऑप्शन है आपका आकर्षक, संक्षिप्त व स्पष्ट एंड लास्ट ऑप्शन है आपका आकर्षक, संक्षिप्त व रंगीन। तो आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें से ए बी सी का अर्थ क्या हो जाएगा। तो जिसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आकर्षक, संक्षिप्त व स्पष्ट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एबीसी का मतलब हो जाएगा क्या, अट्रैक्टिव। क्या हो जाएगा आपका अट्रैक्टिव, ए से अट्रैक्टिव हो जाएगा आपका, बी से हो जाएगा आपका ब्रीफ। क्या हो जाएगा, ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त। और इसी में आपका सी से हो जाएगा क्लियर। ठीक है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, पोस्टर में एबीसी का मतलब होता है अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक, बी से होगा ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त और सी से हो जाएगा क्लियर यानी कि स्पष्ट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ आप लोगों से, प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है ना वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है मौखिक यानी कि ओरल तरीके से जो हम बातचीत करते हैं उससे, या सेकंड है आपका लिखित यानी कि जो रिटन तरीके से होता है वो, सेकंड है आपका समूह पर चर्चा दिया हो यानी कि जो ग्रुप डिस्कशन होता है ना उसके द्वारा एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो जो प्रभावशाली संप्रेषण यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा ना वो हो जाएगा आपके किसके द्वारा इफेक्टिव बनेगा, समूह पर चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन के द्वारा क्या होगा, इफेक्टिव बनेगा। इसमें क्या होता है, इसमें कई व्यक्ति होते हैं वो एक जगह एकत्र होकर किसी भी समस्या के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर विचार विमर्श करते हैं। तो सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अपने थॉट प्रेजेंट करते हैं यानी कि अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है ना ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, इसीलिए कहा भी जाता है कि जब स्टडी की जाती है तो सबसे अच्छी स्टडी कहलाती है जो ग्रुप डिस्कशन करके स्टडी की जाती है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पूछा हुआ है आप लोगों से, एक सैंड पेपर के फ्लैनल फ्लेल्ड के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। ठीक है, क्या पूछा आप लोग से, एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ड के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है चॉक बोर्ड, सेकेंड ऑप्शन है फोटोग्राफ, थर्ड ऑप्शन आपका फ्लैनल ग्राफ एंड लास्ट ऑप्शन है आपका चित्रकला। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि फ्लैनल ग्राफ। ठीक है, तो एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ड के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण क्या कहलाएगा, फ्लैनल ग्राफ कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, फ्लैनल फेल्ड है और उसी के दृश्य शिक्षण को क्या कहेंगे आप, फ्लैनल ग्राफ कहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पूछा हुआ आप लोगों से, जैविक, आर्थिक, संरचनात्मक, शैक्षिक, सामाजिक, मनोरंजनात्मक, भावनात्मक आदि कार्य हैं। तो आप लोग को ये बताना है जो भी इसमें कार्य दिए हुए हैं, जैसे हमारे जैविक हो गया, आर्थिक हो गया, संरचनात्मक हो गया, हमारे शैक्षिक कार्य हो गए, सामाजिक कार्य हो गए, मनोरंजनात्मक कार्य हो गए और भावनात्मक कार्य हो गए,
ये किसके कार्य होते हैं? विवाह के कार्य होते हैं, परिवार के कार्य होते हैं, समुदाय के कार्य होते हैं या समाज के कार्य होते हैं? तो ये सभी जो दिए हुए हैं ना, ये सारे कार्य होते हैं किसके? फैमिली के होते हैं, यानी कि परिवार के होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीडीएस, क्या पूछा है? आईसीडीएस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईसीडीएस के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं का एक घटक नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, नहीं, ऐसा ना हो फ्लो में नहीं पढ़ना भूल जाते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हो, ठीक है। तो पूछा है इसमें से आपको ये बताना है कि जो आईसीडीएस के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं का एक प्रमुख घटक नहीं है, आपको वो बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका औपचारिक शिक्षा, सेकंड ऑप्शन है संप्रेषण सेवाएं, थर्ड ऑप्शन है प्रतिरक्षण एंड लास्ट ऑप्शन है आपका अनुपूरक पोषण। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि औपचारिक शिक्षक। औपचारिक शिक्षा जो होती है आईसीडीएस के अंतर्गत नहीं जाती है, बल्कि आईसीडीएस के अंतर्गत आपको संप्रेषण सेवाएं दी जाती है, प्रतिरक्षण दी जाती है, प्रतिरक्षण भी किया जाता है और अनुपूरक पोषण भी दिया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? आपको औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जाती, ठीक है। और आईसीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ध्यान रखना है आपको, हमेशा अक्सर कई मतलब मोस्ट टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछा हुआ है आईसीडीएस की फुल फॉर्म और इसकी स्थापना कब हुई। तो आईसीडीएस की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर, कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में, ठीक है, यानी कि 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और आईसीडीएस की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पूछा आप लोगों से, जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से क्या होता है? ठीक है, आपको ये बताना है, जब बच्चे का जन्म होता है वो नवजात शिशु कहलाता है, तो सबसे पहले वो कौन सी क्रिया करता है? वो रोना स्टार्ट करता है। तो जब वो रोना शुरू करता है तो कौन सी क्रिया प्रारंभ होती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है श्वसन क्रिया आरंभ होती है, सेकेंड ऑप्शन है रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, थर्ड ऑप्शन है आपका निर्देशित होता है कि वह भूखा है इसलिए रो रहा है वो, और लास्ट ऑप्शन है आपका निर्देशित होता है कि वह दर्द हो रहा है, दर्द में है, मतलब उसको दर्द हो रहा है इसलिए वो रो रहा है। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नवजात की जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से क्या होता है? जो उसकी श्वसन क्रिया होती है ना, वो प्रारंभ हो जाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, रोने के द्वारा उसके जो फेफड़े होते हैं ना, लंग्स, वो फूल जाते हैं, जिससे श्वसन क्रिया जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है। और जन्म के टाइम प्रारंभ में श्वसन गति कितनी होती है? 40 से 45 कितनी होती है? 40 से 45 प्रति मिनट होती है। ये क्या होती है? श्वसन दर होती है, यानी किसकी? नवजात शिशु की। और अगर कोई बच्चा नहीं रोता है, मतलब जब उसका जन्म हो तो नहीं रोता है, तो उसको मतलब रुलाया जाता है बच्चों को। डॉक्टर्स क्या होता है, उसको मार मार के रुलाते हैं उसको, जिससे क्या हो सके, जिससे उसकी श्वसन क्रिया प्रारंभ हो सके, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है, तो आप लोग को ये बताना है कि हरलॉक जी के अनुसार शैशवावस्था कौन सी एज है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका जन्म से 2 वर्ष तक, सेकंड ऑप्शन है जन्म से 2 सप्ताह तक, थर्ड ऑप्शन है आपका जन्म से 1 वर्ष तक एंड लास्ट ऑप्शन है आपका गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो हरलॉक के अनुसार जो शैशवावस्था होती है ना, वो होती है जन्म से 2 सप्ताह तक। कब तक? जन्म से 2 सप्ताह तक। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं जन्म से 14 या 15 दिन तक, ठीक है। कब तक? जन्म से 14 दिन तक या जन्म से 2 सप्ताह तक, बात ये बराबर ही है। तो कई बार एग्जाम में 2 सप्ताह भी पूछ लेगा, कई बार आपसे 14 या 15 दिन देकर भी पूछ लेता है। तो आप लोग को ध्यान देना है किसके अनुसार है, ये हरलॉक के अनुसार है केवल। और बाकी जो वैज्ञानिक थे, बाकी समाजशास्त्रियों ने क्या बताया है कि उन्होंने शैशवावस्था को माना है जन्म से लेकर कब तक? 2 साल तक, यानी कि 0 to 2 ईयर्स तक बताया है, ठीक है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आप लोगों से इसमें, केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करता है। तो आप लोग को ये बताना है कि केंद्रक को कोशिका द्रव से कौन अलग करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रक झिल्ली अलग करता है, केंद्रक छिद्र अलग करता है या केंद्रक झिल्ली अलग करता है,
या न्यूक्लियोप्लाज्म अलग करता है या साइटोप्लाज्मिक झिल्ली अलग करती है। तो आपको ये बताना है कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, जो केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करती है ना, वो कौन होती है? केंद्रक झिल्ली। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कोशिका होती है ना, हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? हमारा जो पूरा शरीर है वो सेल से बना हुआ है, तो कोशिका से ही बना हुआ। और कोशिका के मध्य भाग में या किनारे की ओर जो गोले जैसी रचना होती है ना, कैसे? जो गोले जैसी रचना होती है ना, वही केंद्रक है। और ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी कि हर तरीके की कोशिकाओं में गोले जैसी रचना पाई जाती है। और ये क्या होता है? ये केंद्रक होता है। और इसकी आकृति कैसी होती है? गोल होती है और एक गहरे रंग की होती है। और इसके केंद्रक द्रव्य के ऊपर एक झिल्ली का आवरण चढ़ा होता है। जो इसमें केंद्रक द्रव्य होता है ना, उसके ऊपर क्या होता है? एक झिल्ली का आवरण चढ़ा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको ही हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली। ठीक है, क्लियर अब आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है प्रसव के बाद की अवधि और दुग्धपान है। तो आपको ये बताना है, यहाँ पे बीच में फिलअप था कि आपको क्या फिल करना है यहाँ पे। तो प्रसव की बाद की अवधि डैश और दुग्धपान कौन सी अवधि कहलाती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रीपार्टम, पोस्टपार्टम, प्रसव या परिपक्वता। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को ये पता है। तो प्रसव के बाद की अवधि और जो दुग्धपान की अवधि होती है ना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका पोस्टपार्टम। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर आप लोगों को ये? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पूछा हुआ है आप लोगों से भाषा के अध्ययन में सतह यानी कि सरफेस, संरचना स्ट्रक्चर तथा गहरी संरचना स्ट्रक्चर शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है? ठीक है, क्या पूछा हुआ है आप लोगों से? आप लोगों से ये पूछा है कि भाषा के अध्ययन में सतह, संरचना, गहरी संरचना शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है? आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है अल्बर्ट बंडूरा, सेकंड ऑप्शन है नॉम चॉम्स्की, थर्ड ऑप्शन है आपका जैन इलियट एंड लास्ट ऑप्शन है आपका BF स्किनर। तो आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि नॉम चॉम्स्की। और आप लोग को ये ध्यान रखें, जहां जहां भाषा होती है यानी कि जहां जहां लैंग्वेज होते हैं, ये की पॉइंट है आपका, जहां जहां लैंग्वेज होगी वहां वहां आपको नॉम चॉम्स्की ही दिखाई देंगे। ठीक है, और नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे में क्या पाई जाती है? बच्चे में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो नॉम चॉम्स्की ने ही ये बताया अपने सिद्धांत में कि जो बच्चे को भाषा को सीखने की जो क्षमता होती है ना, वो क्या होती है? वो जन्मजात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो आपको अच्छे से, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर जरूर कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हो। आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप लोग इन क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी आने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से बुद्धि की क्रिस्टलाइज्ड बनाम फ्लूइड सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, यानी कि किसका सिद्धांत है? बुद्धि का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? क्रिस्टलाइज्ड बनाम फ्लूइड सिद्धांत। तो इसको किसने दिया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन आपका गिलफोर्ड ने दिया था, थर्स्टन ने दिया था, या रेमंड बी कैटल ने दिया था, या स्पीयरमैन ने दिया था। तो आप लोग देखिए, जो क्रिस्टलाइज्ड बनाम फ्लूइड सिद्धांत है ना, ये दिया था आपका किसने? रेमंड बी कैटल जी ने दिया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पूछा हुआ आप लोगों से वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः आधारित होते हैं। तो आप लोग को ये बताना है, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं ना, वो किस पर आधारित होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्मरण पर, सेकंड ऑप्शन है चिंतन शक्ति पर, थर्ड ऑप्शन है सृजनात्मकता पर एंड लास्ट ऑप्शन है आपका लेखन कौशल पर। तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः आधारित होते हैं, वो होते हैं आपके किस पर? स्मरण पर। किस पर होते हैं? स्मरण पर आधारित होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी कि एक तरीके से राइट रॉन्ग वाले क्वेश्चन है, तो लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, और ना ही उसमें कुछ सृजनात्मकता दिखानी है और ना ही चिंतन शक्ति करनी। जो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे उसी में से आपको एक टिक करना होगा। ये हो जाता है आपका OMR बेस्ड टाइप। ठीक है, जितने ऑप्शन दिए होंगे तो किस पर डिपेंड करता है? ये होता है आपका स्मरण शक्ति पर आधारित होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से खेल कूद के मैदान व पार्क हैं,
तो आप लोग को ये बताना जो खेल कूद के मैदान व पार्क होते हैं वो क्या है। वो आपके भौतिक सुविधा हैं, या वो आपके व्यक्तिगत सुविधा हैं, या सार्वजनिक सुविधा हैं, या मानवीय सुविधा हैं। तो जो खेल कूद के मैदान व पार्क होते हैं ना, वो कैसी सुविधा होती है, आपकी सार्वजनिक सुविधा होती है। ठीक है, कैसी सुविधा होती है, सार्वजनिक सुविधा होती है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है किसी एक का ही मैदान है और पार्क है और कोई उसमें जा ही नहीं रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो कैसा होता है, सार्वजनिक सुविधा होती है, हर कोई इसका लाभ उठा सकता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है विकास की किस अवस्था में बालक स्कूल शिक्षा के लिए तैयार होते हैं और अधिकतर समय दोस्तों के साथ खेलने में व्यतीत करते हैं। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है शैशवावस्था, सेकंड ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, थर्ड ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उत्तर बाल्यावस्था। तो इस क्वेश्चन में की पॉइंट दिया, की पॉइंट है आपका क्या, बालक स्कूल शिक्षा के लिए तैयार होते हैं। तो बालक जब स्कूल शिक्षा के लिए तैयार होते हैं वो किस में तैयार होते हैं, वो होते हैं आपके किसमें, पूर्व बाल्यावस्था में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पूर्व बाल्यावस्था को ही क्या कहा गया है, इसी को कहा गया है समस्या उम्र। ठीक है, क्या कहा गया है इसको, समस्या उम्र के नाम से कहा गया है, और खोजी उम्र भी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, खोजी उम्र। प्रश्न पूछने की अवस्था, कैसी, प्रश्न पूछने की अवस्था कहा गया है। अनुकरण की अवस्था कहा गया है। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में बच्चा ये करता है कि जैसे वो अपने बड़ों को करते हुए देखेगा वैसे ही वो खुद भी करेगा। ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई आपकी, पूर्व बाल्यावस्था को समस्या उम्र भी कहते हैं, खोजी उम्र भी कहते हैं, प्रश्न पूछने की अवस्था भी कहते हैं, और अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है। इस समय जो बालक होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करता है, पूछेगा ये पेड़ है, ये पेड़ है तो क्यों है, ये चलता क्यों नहीं है, ये भागता क्यों नहीं है, ये दौड़ता क्यों नहीं है, इसमें अगर जीवन है हम इसमें पानी क्यों डालते हैं, ये खाना क्यों नहीं खाता है, अगर पानी पीता है तो ये खाना क्यों नहीं खाता। तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पूर्व बाल्यावस्था बच्चों के, जो कभी खत्म नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं अपने। पूछा हो आप लोगों से, खेल कूद के मैदान व पार्क हैं, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी ही हो जाएगा, यानी कि सार्वजनिक सुविधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। पूछा हुआ है इसमें, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट है, विकास की किस अवस्था में बालक स्कूल शिक्षा के लिए तैयार होते हैं और अधिकतर समय दोस्तों के साथ खेलने में व्यतीत करते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पूछा हुआ है आप लोगों से, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। पूछा हुआ है 2 वर्ष की अनन्या किसी भी 4 पैर वाले प्राणी को डॉगी कहती है, वह भाषा त्रुटि कर रही है, जिसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कम व्याप्ति यानी कि अंडर एक्सटेंशन, सेकंड ऑप्शन है अधिक व्याप्ति यानी कि ओवर एक्सटेंशन, थर्ड ऑप्शन है आपका कम संयमित यानी कि अंडर रेगुलाइजेशन, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका प्री ऑपरेशनल। ठीक है, तो 2 वर्ष की अनन्या है, वो किसी भी 4 पैर वाले प्राणी को क्या कहते हैं, डॉगी ही कहते हैं। चाहे वो बिल्ली हो तो डॉगी है, चाहे वो डॉगी हो रियल में तब भी वो डॉगी है, चाहे वो हॉर्स हो तब भी डॉगी है, चाहे वो गॉट हो तब भी डॉगी। मतलब जिस भी प्राणी को देखती है जिसके 4 पैर है उसको क्या कहते हैं, डॉगी ही कहते हैं। तो यह भाषा त्रुटि कर रही है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं अधिक व्याप्ति, ओवर एक्सटेंशन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है। तो आप लोग को ये बताना है किस एज में जो बालक होता है जो कोशिश करता है, भूल करता है और उसके द्वारा ही सीखता है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 0 to 2 ईयर्स, सेकेंड ऑप्शन है आपका 2 6 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन है आपका 6 to 9 ईयर्स एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 9 to 12 ईयर्स। तो जो प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है ना बच्चे, यानी कि ट्रायल एंड एरर द्वारा, वो सीखता है कब, 2 से 6 वर्ष की आयु में। ठीक है, कब, 2 से 6 वर्ष की आयु में सीखता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। और इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक हो जाएगा इधर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये,
मैं इधर दोबारा लिख देती हूँ, 2 to 6 ईयर आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? थॉर्नडाइक ने दिया था। और ये कब दिया था? इन्होंने इसको दिया था 1930 में। कब दिया था? 1930। और कई जगह आपको ये भी दिख जाएगा कि 1898। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पूछा हुआ आप लोगों से कि एसिड माध्यम में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है। तो आप लोग ये बताना है, जो एसिड माध्यम होता है ना, प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जो होता है उत्तरदायी जिम्मेदार होता है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है पेप्सिन, सेकंड ऑप्शन है राइबोन्यूक्लियस, थर्ड ऑप्शन है टाइलिन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका लैक्टेस। तो इसमें राइट आंसर बताना है आपको कि क्या हो जाएगा। तो एसिड के माध्यम से प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? आपका पेप्सिन नामक एंजाइम जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पेप्सिन होता है ना, पेप्सिन दही और अन्य प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों पर क्या करता है? क्रिया करता है। और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन एवं प्रोटीओज में बदल देता है। किसमें चेंज कर देता है पेप्सिन? पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टियोज में चेंज कर देता है, यानी कि बदल देता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ आप लोगों से, पाचन तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? नहीं दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्या पूछा है? पाचन तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका भोजन का छोटे अणुओं में टूटना, सेकंड ऑप्शन है भोजन से पोषक तत्व अणु अवशोषित करना, थर्ड ऑप्शन है गैर पचने योग्य अपशिष्ट को हटाना एंड लास्ट ऑप्शन है आपका शरीर को सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाना। तो इसमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए आप लोग, पाचन तंत्र क्या कार्य करता है? भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ता है और भोजन में पोषक तत्व अणु अवशोषित करने का काम भी कौन करता है? पाचन तंत्र के द्वारा ही होता है। और गैर पचने योग्य अपशिष्ट को हटाने का कार्य कौन करता है? पाचन तंत्र ही करता है। कौन सा कार्य नहीं होता? तो ये कार्य इस शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाना, ये कार्य नहीं होता है इसका। ये काम कौन करता है? ये काम आपका ब्लड करता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पूछा हुआ है आप लोगों से, ईसीजी किसकी सही जानकारी देता है? क्या पूछा है? ईसीजी किसकी सही जानकारी देता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है मस्तिष्क, सेकंड है फेफड़े, थर्ड है यकृत एंड लास्ट ऑप्शन है आपका हार्ट यानी कि हृदय। तो जो ईसीजी टेस्ट होता है ना, तो ईसीजी होता है किसके लिए? हृदय के लिए होता है, यानी कि हार्ट के लिए। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। लिख देती हूँ मैं आप यहाँ पे। क्या होती है? ईसीजी की कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ये क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये होता है आपका ईसीजी की फुल फॉर्म। और जो ईसीजी टेस्ट होते हैं ना, तो ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट के माध्यम से जो दिल की हमारी धड़कनें होती है ना, हृदय, और उससे निकलने वाली जो विद्युत तरंगों के द्वारा हार्ट की क्या करते हैं? हम हार्ट की बीमारी का पता लगाते हैं। किसकी बीमारी का? हृदय की बीमारी का हम पता लगाते हैं। किसके माध्यम से? ईसीजी के माध्यम से। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूछा आप लोगों से कि गॉर्डिटेला परट्यूटिस से होने वाली बीमारी है, तो आप लोग को ये बताना है जो गॉर्डिटेला परट्यूटिस होता है ना, इससे कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पोलियोमाइलाइटिस, सेकंड ऑप्शन है काली खांसी, थर्ड है शीतला एंड लास्ट ऑप्शन है आपका छोटी माता। तो जो गॉर्डिटेला परट्यूटिस होता है ना, इससे ना तो पोलियो होता है, ना ही शीतला होती है और ना ही छोटी माता होती है। इससे क्या होता है? इससे काली खांसी होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो रोग होता है ना, काली खांसी, ये मोस्टली किसको देखने को मिलता है? मोस्टली होता है छोटे बच्चों को। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम वूपिंग कफ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? वूपिंग कफ के नाम से जानते हैं। क्लियर है आप लोगों को ये? अगला क्वेश्चन है हमारा। पूछा हुआ है आप लोगों से, एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वालों के बीच खाई को पाटने के लिए वांछित है, वो क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है विस्तारण, सेकंड ऑप्शन है विद्यालय,
थर्ड ऑप्शन है आपका ग्राम पंचायत एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सामाजिक समूह। तो इसमें राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि विस्तारण। विस्तारण को क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। ठीक है, क्या कहते हैं विस्तारण को? एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन ही वो क्या होती है? एजेंसी होती है जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वाले बीच खाई को पाटने के लिए कार्य करती है, यानी कि वांछित होती है। कौन वांछित होती है? एक्सटेंशन यानी कि विस्तारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अपने पूछा हुआ है गांधी जी इस शिक्षा का प्रारंभ किया था। तो आप लोग को ये बताना है गांधी जी ने किस शिक्षा का प्रारंभ किया था। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किया था, या शालेय शिक्षा का प्रारंभ किया था, या प्राइमरी एजुकेशन का आरंभ किया था, या पूर्व शालेय शिक्षा का प्रारंभ किया था। तो इसमें राइट आंसर बताना है आप लोगों को क्या हो। तो गांधी जी ने किस शिक्षा का प्रारंभ किया था? इन्होंने किया था बुनियादी शिक्षा का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हम राइट आंसर हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा को हम क्या बोलते हैं? बेसिक एजुकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं बुनियादी शिक्षा को? हम बेसिक एजुकेशन के नाम से हम जानते हैं इसको। क्लियर है आप लोगों को ये? अगला क्वेश्चन है हमारा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए आपके PYQ है, तो आप लोग इनको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में आप लोगों से रैंडम सैंपल क्या होता है। तो आपको ये बताना है रैंडम सैंपल क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हर इकाई को चयन का बराबर मौका मिलता है। सेकंड ऑप्शन है आपका शोधकर्ता के पास विभिन्न सामाजिक समूह के भरने के लिए एक निश्चित कोटा होता है। थर्ड ऑप्शन दिया है एक ज्ञान संभावना रणनीति होती है। और लास्ट ऑप्शन है आपका हर NTH यूनिट, यानी कि इधर था एक हर एक यूनिट। ठीक है, क्या था? हर एक यूनिट होता है क्या? रैंडम सैंपल। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो जो रैंडम सैंपल होता है ना, इसमें हो जाएगा हर इकाई को चयन करने का क्या होता है? बराबर मौका मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को चुने जाने का मौका बिना किसी भेदभाव के समान होता है, यानी कि सबको समान अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। पूछा हुआ है शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल क्या है। ये बताना है आपको कि शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लिनोलेनिक एसिड, सेकंड ऑप्शन है आपका आर्किडोनिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है आपका लिनोलिक अम्ल, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिशु के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड है वो कौन सा है? आपका आर्किडोनिक अम्ल है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पूछा है आप लोगों से ग्लूटेन मुक्त आहार यानी कि GFD यानी कि ग्लूटेन फ्री डाइट किस बीमारी के रोगियों को दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्रोहन्स बीमारी, सेकंड है सिलिएक बीमारी, थर्ड है इरिटेबल आंत्र बीमारी, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका लीवर बीमारी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। ग्लूटेन मुक्त आहार यानी कि GFD ग्लूटेन फ्री डाइट वो दिया जाता है किस रोग में? सिलिएक बीमारी में दिया जाता है, यानी कि सिलिएक डिसीज में। ठीक है, और इस रोग में क्या होता है? इस रोग में जो पेशेंट होता है ना, किसको? ग्लूटेन को पचा नहीं पाता है। क्या नहीं पचा पाता है? और ग्लूटेन को पचा नहीं पाता। और ग्लूटेन किसका? गेहूं का प्रोटीन होता है। ठीक है, क्या होता है? ग्लूटेन गेहूं का प्रोटीन होता है, तो उसको लेके ये सेंसिटिव होता है। आज का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पूछा हुआ है आप लोगों से कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो आपको अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन कौन सा भोजन या भोजन का संयोजन आपको उपलब्ध करवाएगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है कच्ची मछली और मांस का टिक्का, सेकंड ऑप्शन है अंडे, थर्ड ऑप्शन है दालें और भूरा चावल, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि दालें और भूरा चावल। बहुत से लोगों को क्या लग रहा होगा? बहुत से लोगों को ऑप्शन ए राइट लग रहा होगा, बल्कि ऑप्शन ए आपका गलत आंसर है, क्योंकि कच्ची मछली और मांस का टिक्का इससे क्या आपका भोजन का संयोजन से अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन उपलब्ध नहीं होता है, बल्कि आपका भोजन का संयोजन पूछा है। तो भोजन का संयोजन इधर कौन सा हो जाएगा? दाल और भूरा चावल। बल्कि इससे आपको प्रोटीन तो मिल रहा है कच्ची मछली और मांस के टिक्के से,
पर जो भोजन का संयोजन पूछा है ना अच्छी गुणवत्ता वाला, वो संयोजन इसी से बन रहा है। किससे? दाल और भूरा चावल से। क्योंकि दाल में क्या होता है? दाल में लाइसिन होता है, और भूरे चावल में क्या होता है? चावल में होता है आपका मिथायोनिन। तो जब हम दाल चावल को मिक्स करके खाएंगे तो हमको लाइसिन भी मिलेगा और मिथायोनिन भी मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ये? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आप लोगों से, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है वह क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है मृदु भोजन यानी कि सॉफ्ट डाइट। सेकंड ऑप्शन है आपका पूर्ण द्रव भोजन। थर्ड ऑप्शन है स्पष्ट द्रव भोजन। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका नियमित भोजन। क्या पूछा? पोषणीय दृष्टि से पूर्णतः अपर्याप्त है यानी कि इनकम्प्लीट है, तो क्या कहलाएगा? ये होगा आपका क्या? स्पष्ट द्रव भोजन। क्या होगा? स्पष्ट द्रव भोजन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन समझ में आई या नहीं आई। और आप लोग क्या करिएगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच।